गुजरात में बड़े पैमाने पर हो रहा है सिंचाई घोटाला। क्या ईडी इसकी जांच करेगी? तालाब खोदने के नाम पर सरकारी तिजोरी खोदी जा रही है। कई सरकारी अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध। एमएलए और एमपी की सिफारिश पर मिलते हैं काम। भाजपा के लोगों ने ही संस्थाएं बनाकर संस्थाओं के माध्यम से किया घोटाला। पत्रकारों और आरटीआई कार्यकर्ताओं को भी जानकारी नहीं दी जा रही है। नमस्कार, मैं दत्तेश भावसार, आवाज़ जनता की में से। गुजरात और भ्रष्टाचार दोनों का चोली दामन का साथ रहा है। पूरे गुजरात में हमने कई जगह देखा है कि कितने ही भ्रष्टाचार हुए हैं, लेकिन वो भ्रष्टाचार इख्तिताम तक नहीं पहुंचते। कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा गया है कि जो अधिकारी है वही उन भ्रष्टाचारियों को साथ लेके चलते हैं और कई मंत्रियों के भी नाम आते हैं। कच्छ जिला है, वहाँ वो जो हमने अगली स्टोरी में बताया था कि ड्राई एरिया है, ड्राउट एरिया है पूरा, यहाँ अकाल पड़ते हैं। इसलिए यहाँ पर एक अच्छी योजना लाई गई, सुजलाम सुफलाम। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, रमेश भाई गरवा है और धीरज भाई है, दोनों कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। क्या ये भ्रष्टाचार है जानते हैं। रमेश भाई, ये सुजलाम सुफलाम योजना क्या है, पहले तो हमारे दर्शकों को ये थोड़ा बताइए। एक्चुअली ये स्टेट गवर्नमेंट की एक जो पानी स्टोरेज की एक योजना है, जो विलेज एरिया में जो तालाब रहते हैं उसको लोक भागीदारी में, जैसे कुछ गवर्नमेंट के पैसे होते हैं, कुछ एनजीओ और लोगों से कलेक्ट करके उसका भी इसमें पार्टिसिपेट, ये बहुत एक बड़ा उद्देश्य के साथ ये योजना बनाएगी। इन लोगों का इसमें थोड़ा बहुत पैसा होता तो उसको ऐसा लगता है कि चलो हमारी योजना है, हम ज़्यादा इसमें काम कर सकते हैं। इसके लिए इसमें 40% जो वहाँ के लोकल जो लोग होते हैं उसकी भागीदारी होती है और 60% इसमें गवर्नमेंट पैसे देते हैं। ये तालाब को मतलब डीप करने की पूरी योजना है। मगर गांव की और कच्छ डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी कमनसीबी ये है कि ये योजना में सब कागज पे चलता है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये योजना का जो काम करने वाले सब रूलिंग बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं। एमपी एमएलए के सब एकदम नजीक के जो वर्कर लोग हैं वही काम करते हैं। रमेश भाई, मोटे मोटे तौर पर बताएं कि ये योजना जो बारिश का पानी होता है वो स्टोरेज करने के लिए और वो जो भूगर्भ जल होता है वहाँ स्टोर करने के लिए, मतलब कि 40% उसमें उस गांव के लोगों का पैसा होता है और 60% गवर्नमेंट देती है। तो फिर यह पूरा जो हुआ उसमें कैसे भ्रष्टाचार हुआ, क्योंकि 40% लोगों ने डाला, 60% सरकार ने डाला, तो क्या भ्रष्टाचार हुआ वो आप दर्शकों को थोड़ा बता पाए तो। एक्चुअली ये जो 40% लोगों वाली बात है वो सिर्फ कागज पे ही है। कुछ एनजीओ जो ट्रस्ट, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ट्रस्ट होते हैं एनजीओ, और कुछ विलेज में विलेज पंचायत मतलब नहीं है। वह ट्रस्ट के माध्यम से वह काम होगा। ट्रस्ट अपने से 40% डालेगा और 60% गवर्नमेंट उनको देगी। ट्रस्ट रिकॉर्ड पे ऐसे बताती है कि हमने लोगों से कलेक्ट करके ये इसका शेयर का ये 40% हमने इसमें किया है, बाकी का पेमेंट हमको गवर्नमेंट दे। और इसमें क्या है कि पानी जो तालाब का बह जाता है उसकी योजना नहीं है, ये एक मेरी स्कीम है जो ऑलरेडी गांव में, विलेज में ऑलरेडी तालाब बने हुए हैं, उसको डीप करने का, ताकि गहरा करके, ताकि उसमें बारिश का पानी ज़्यादा स्टोरेज हो सके और अगले साल जब मानसून के सीजन आए उस तक पानी चले। इस प्रकार की एक पूरी योजना बनाएगी है। मगर ये योजना में कहीं पे भी कोई विलेज में काम होता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारी को इतना इसमें मास्टरमाइंड होता है कि ये पूरी स्कीम है वो मानसून के 1-2 महीने पहले ही स्टार्ट होती है। मतलब दर्शक मित्रों, यही होता है कि जब बारिश आएगी उसके 1-2 महीने पहले काम होगा, मतलब काम 10 पैसे का 5 पैसे का होगा, और बारिश आएगी वह पूरा सैनिटेशन हो जाएगा, मतलब कि जो सारे सबूत है वो नष्ट हो जाएंगे। धीरज भाई, आप ने भी इस के काम किया है, तो करीबन कितने काम कच्छ में हुए हैं और वो पूरा डेटा आपके पास है, थोड़ा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। मेरे हिसाब से पहले तो ये योजना की हम बात करें तो कच्छ का जो जियोग्राफिकली कंडीशन है वो मोस्टी की तरफ की है, कांचबा जैसी है। उसमें पानी सब
बह जाता बह है, के दरिया में चला जाता है। और कई एनजीओ ने, कई लोगों ने, कई गवर्नमेंट ने सर्वे किया कि कच्छ की पानी की समस्या अगर हल करनी है तो जो ट्रेडिशनल रिसोर्स है जी। इसको रिचार्ज करना चाहिए। इस उद्देश्य से ये योजना बनी है। पहले कांग्रेस के समय में सहभागी सिंचाई व्यवस्था नाम की योजना थी। ये योजना का इसने नाम बदल दिया, 80-20 कर दिया, सरदार पटेल जल संचय, बाद में अभी सुजलाम सुफलाम किया। तो इस योजना में मेरे हिसाब से तकरीबन 3 साल में 5400 जितने काम हुए हैं। मतलब 5400 तालाब गहरे करने का काम। गहरे करने का है, उसकी जाड़ी कटिंग है, और उसका जो वेस्टवेयर है वो रिपेयरिंग करना है, और जो मिट्टी है जी। वो निकालनी है, बराबर। लेकिन उस कामों में से एक गांधीधाम ब्लॉक को हम बाद कर दे, जी। माइनस कर दे, तो 1800 एक साल का 5400 अंदाजी 3 साल का काम हुआ है। और कोई काम 2 लाख का है, कोई काम 3 लाख का है। पॉलिटिकल प्रेशर करके काम की अमाउंट बढ़ जाती है, कोई 5 लाख का भी बन जाता है, कोई 4 लाख का बन जाए। ऐसे अंदाजित 300 से 400 करोड़ का ये बजट है स्टेट गवर्नमेंट का जी। इस हिसाब से इस योजना में बहुत सारे जो बजट दिए जाते हैं, इसके हिसाब से कोई काम हुआ नहीं है अभी कच्छ में। और मेरे हिसाब से तो अंदाजित 25% लोकेशन पे काम ही नहीं है। मतलब 25% तो काम बिल्कुल नहीं हुए हैं। बाकी के जो 75% है उसमें भी जो जनता के हिस्से का पैसा वो नहीं लगा, और जो बाकी 60% मतलब जो बाकी के 75% है उसमें भी बहुत कम काम देखो, नॉर्मली एक एग्जांपल दे दे तो एक काम होता है उसमें 60% गवर्नमेंट शेयर, 40% पब्लिक शेयर। मतलब 40% तो बिल्कुल आया नहीं, बाकी 60%। कलेक्टर साहब ने एक एनजीओ, कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई डिस्ट्रिक्ट की वार्षिक इस योजना की, इसमें प्रांत है जो एडिशनल कलेक्टर, उसको बोला कि आप एनजीओ सिलेक्ट करो। उसने एनजीओ सिलेक्ट कर दिया। एनजीओ को क्या है, जिस गांव में तालाब बनना है उस गांव के लोगों के पास से 40% पब्लिक शेयर लेना है, और 60% जो गवर्नमेंट शेयर है उसके साथ मिला के 100% काम करना है। लेकिन क्या हो रहा है, वो 40% वाला मामला तो एनजीओ वाले खत्म कर देते हैं, क्योंकि उसी सब एनजीओ को भाजपा वाले का संरक्षण प्राप्त मतलब है। जो एनजीओ को 40% देना हो वो उन्होंने सरकार में जमा ही नहीं किया। नहीं, पहली मीटिंग होती है कलेक्टर की, उसमें कलेक्टर की जो समरी होती है इसमें लिखा होता है कि इस साल का जो सुजलाम सुफलाम का काम होगा इसमें इतना करोड़ पब्लिक शेयर मिलेगा। लेकिन वो शेयर कहीं भी रैकेट पे नहीं है। 60% और है। उसमें क्या करते हैं, जो ऑफिस का जो है टकावारी वो सब मिला के वहां धरातल पे सिर्फ 5 से 10% ही काम होता है। दर्शक मित्रों, यह भी सबसे बड़ी विडंबना है कि जो 40% जनता का शेयर होना चाहिए वह उन एनजीओ ने बिल्कुल सरकार में जमा ही नहीं करवाया। जो बाकी के 60% जो सरकार का पैसा था उसमें से काम होना था, लेकिन उसमें भी कई अलग अलग स्तर पर जो परसेंटेज दिए जाते हैं, अंत में धरातल पर जैसे धीरज भाई ने बताया कि 5-10% ही काम हुए होंगे। रमेश भाई, यह मुद्दा तो मतलब बहुत ही बड़ा मुद्दा है। 300, 400, 500 करोड़ तक का शायद भ्रष्टाचार हो सकता है। तो क्या ये हम मानते हैं कि ये सिर्फ सत्ता से जुड़े हुए लोगों को पैसे कमाने के लिए योजना बनाई गई है? एक्चुअली ये स्टेट गवर्नमेंट की जो रूलिंग बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट है उसका जो वर्कर है, बीजेपी के जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत के मेंबर है, तालुका पंचायत के मेंबर है, और भी जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उसको वन टाइप उसको इकोनॉमिकली हेल्प करने की ये स्कीम है, ताकि वो क्या है बीजेपी के पीछे पूरे दिन घूम सके, ये कर सके। मगर इसमें सबसे बड़ी कमनसीबी ये है कि ये स्कीम के बारे में हम पिछले 3 साल से कंटिन्यू स्टेट विजिलेंस कमीशन को लिख रहे हैं, स्टेट एंटी करप्शन ब्यूरो को लिख रहे हैं, सीएम को लिख रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी को लिख रहे हैं, इरिगेशन मिनिस्टर को लिख रहे हैं, इरिगेशन के चीफ इंजीनियर, स्टेट के चीफ इंजीनियर को लिख रहे हैं, मगर आज तक उसमें कुछ प्रोसीजर ही नहीं हुई है। अभी मैं आपको बताऊँ, रिसेंटली पिछले 15 दिन से जो इंटीरियर लखपत तहसील है, एक तहसील में पिछले 15 दिन से एंटी करप्शन ब्यूरो का काम अभी वहाँ इंक्वायरी चल रही है। जो पिछले जो अगले साल की मतलब 2021 की स्कीम है
उसकी अभी वो लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। एक्चुअली कंप्लेंट पूरे कच्छ के जो 10 तहसील है उसकी है, इसमें से चलो एक गांधीधाम छोड़ दो जो छोटा तहसील है, तो 9 तहसील में से सिर्फ लखपत को क्यों ये लोग सिलेक्ट, मगर सबसे ज़्यादा जो करप्शन हुआ है वो नखत्राणा तहसील में हुआ है, अबड़ासा में हुआ है, भुज में हुआ है। तो ये सब तहसील को छोड़ के एक तहसील के पीछे ही एसीबी। और अभी रिसेंटली ये लोग इंक्वायरी कर, अभी नहीं तो उसने न तो प्राइमरी एफआईआर भी की है किसी के ऊपर, सिर्फ डॉक्यूमेंट वो जो ऑफिसर है उसको बुला रहे हैं, उसको डरा रहे हैं ताकि इसमें कुछ ना कुछ, और हमको पूरा संदेह है कि इसमें एसीबी भी कुछ नहीं करेगी। अगर करना ही है तो एक बार एफआईआर हो जाए, उसके बाद प्रोसीजर स्टार्ट होने, और दूसरे तालुके को क्यों छोड़ दिया इसने। रमेश भाई, जो 2021-22 की अभी तफ्तीश चल रही है, उस समय पे लखपत में कांग्रेस की पंचायत थी, तो क्या ऐसा समझा जाए कि वो सिर्फ कांग्रेस को टारगेट करने के लिए ये कार्यवाही एक ही तहसील में हो रही है? ये भी हो सकता है, तालुका पंचायत उसी टाइम कांग्रेस की थी, तो कोई काम करने वाले कांग्रेस के लोग भी हो सकते हैं। इसकी वजह से ये लोग इरादापूर्वक, जो गवर्नमेंट है वो कांग्रेस को परेशान करने की, जैसे सेंट्रल में कर रही है ईडी सीबीआई थ्रू, इस टाइप की यहाँ लोकल एजेंसी है वो लोकल लोगों को परेशान करती है, ताकि वो बाकी देखो इसमें अगर जो रियल में जो करप्शन हुआ है और जो इसने कार्य, तो सबसे पहले कलेक्टर के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी स्कीम का चेयरमैन ही कलेक्टर है। उसके बाद नीचे सब तहसील के अंदर जो वहाँ के प्रांत जो डिप्टी कलेक्टर होता है वो संभालते हैं, वो एनजीओ सिलेक्ट करते हैं, और इसमें रिकमेंडेशन करते हैं वहाँ के लोकल एमपी और एमएलए। तो उसका भी एमपी एमएलए के आदमी काम किया है, तो इसमें कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, सबके ऊपर सबने करप्शन किया है, और सबको इसमें सबकी इसके अंदर कुछ न कुछ इन्वॉल्वमेंट है ही करप्शन में। मोटे तौर पर यह देखा जाए कि यह जो सारे काम है वो जहां यहाँ के जो लोकल एमपी एमएलए हैं जो कि सत्ता से जुड़े हुए हैं, उनके रिकमेंडेशन पर काम हुआ है। तो धीरज भाई, यही माना जाए कि उन्हीं के लोग होंगे, मतलब पैसे बना के सत्ता के ऊपर आ जाना और सत्ता के बल पे फिर से पैसे बना लेना। देखो, ये इरिगेशन के कामों में आप देखें तो तकरीबन 8 साल पहले 80-20 का जो काम हुआ था, इसमें जो एपीएमसी है भुज की, उसका चेयरमैन से लेके पूरे लोग, जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, सब लोगों ने, एपीएमसी एक इम्प्लीमेंट एजेंसी थी, तो इसने मरे हुए लोगों का जो खेतर है उसका जो, उसमें इसने काम किया था। जो लोग मर गए थे उसका जाली सिग्नेचर किए थे, तो इसमें उस पर एफआईआर भी हुई थी। एसीबी ने उसी टाइम पे बहुत अच्छा काम किया था। और यहाँ हम देख रहे हैं, तो हम कहीं भी जाते हैं काम लेने के लिए, तो वो क्या है को रिक्वेस्ट करते हैं अधिकारी, वो डरे हुए हैं, वो बोलते हैं कि भाई ब्लॉक प्रेसिडेंट है बीजेपी का या लोकल एमएलए है, उसका आप सिग्नेचर लेटर लेके आओ तो हम आपको काम देंगे। हमारा एक डिस्ट्रिक्ट पंचायत केरा है, इसके तकरीबन 20 गांव हैं, इसमें 18 काम रखे थे। 18 काम हमारा उसने कोई काम मंजूर किया नहीं। उसने बोला ये इसका लेटर लेके आओ। हम तो विरोध पक्ष वाले, हम कैसे लेटर लेके आएंगे? ऐसी भी नमूनाएं हैं, ऐसा चल रहा है, लेकिन ये अच्छा नहीं है। धीरज भाई ने बताया कि अतीत में भी ऐसे कई भ्रष्टाचार हुए थे। जब भी हमने आपको बताया कि भ्रष्टाचार और गुजरात मतलब चौली दामन का साथ है, गुजरात मॉडल में हमने कई जगह ऐसा भी देखा हुआ है, जैसे धीरज भाई ने बताया कि कई ऐसे तालाब है, वो तालाब में कुछ काम नहीं हुआ और फिर भी वहाँ के बिल पास हो गए। रमेश भाई, ऐसा भी देखा गया कि एक ही मशीन 60-70 किलोमीटर एक ही दिन में काम कर रही है, वो पूरा क्या आता, जरा बताइए आप। एक्चुअली ये लोग क्या करते हैं कि जो तालाब को जो डीप करना है वो जेसीबी मशीन से करते हैं। तो ये क्या पूरा सब पूरा मिले जो सब एक रैकेट ही चल रहा है। तो और एक एनजीओ होती है जो बीजेपी वाले की, उसको 10-10 काम दे देते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, मैं एक एज पर एग्जाम्पल दूँ। पिछले साल जो काम हुआ नखत्राणा तहसील का, इस साइड का जो लास्ट वाला विलेज है सुखपुर रोवा, वहाँ सुबह इन लोगों ने 10 बजे एक तालाब में काम स्टार्ट किया और शाम तक इसने ऐसे 10-15 तालाबों को डीप करने के बाद सबसे लास्ट वाला नखत्राणा तहसील का लास्ट विलेज है, वहाँ काम बंद किया। अगर रियल में आप ये जो जहाँ काम स्टार्ट किया वहाँ आप डीजल
भराने के बाद जेसीबी को स्टार्ट कर दो तो शाम तक सिर्फ चले जाने में वहाँ नहीं पहुंचा, काम तो आप छोड़ दो, सिर्फ चलने में ये लोगों ने 9 काम कैसे किए होंगे और कैसे वहाँ गए। एक ही नंबर कि उसके रेकर्ड पे तो ये नंबर वाले रजिस्ट्रेशन वाला नंबर है, जेसीबी से हमने काम किया ऐसा बताते हैं। तो ये फिजिकली वाइबल ही नहीं है, मतलब इसके ऑन रेकर्ड ये लोग कि बिंदास किसी से डरे हुए ऐसे करप्शन कर रहे हैं। दर्शक मित्रों, आप इस बात को समझिए कि एक जेसीबी मशीन है, एक तालाब को गहरा करता है और शाम तक वही जेसीबी मशीन 10 गांवों में काम कर लेता है। मतलब फिजिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक तालाब गहरा करने में अगर उस मशीन को 3 या 4 दिन लगते हैं तो 10 तालाब गहरा करने में 40 दिन लगने चाहिए थे। लेकिन जैसे रमेश भाई बता रहे हैं कि वो एक ही दिन में वह एक ही जेसीबी ने कई तालाबों को गहरा किया है। मतलब यह सारी कागजी कार्रवाइयों हुए और कागजी कार्रवाइयों के आधार पर पैसे भी खर्च किए गए हैं। रमेश भाई जैसे बता रहे हैं, जो उसकी एमबी होती है, मैनेजमेंट बुक होती है, वो मैनेजमेंट बुक ना तो पत्रकारों को दी जाती है, ना ही आरटीआई एक्टिविस्टों को दी जाती है। आपको एक चीज़ और भी बता दें कि ऐसे आरटीआई एक्टिविस्ट ऐसे मुद्दों के पीछे लग जाते हैं तो उनके खिलाफ भी गलत सलत एफआईआर करना, उनको डराना, उनका एक्सीडेंट करना, यह गुजरात में आम हो चुका है। अब आप सोचिए कि यह गुजरात मॉडल है जो पूरे देश में काबिज है, अभी यह मॉडल कैसे काम करेगा। आप दोनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो हमें सुझाव दें, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। नमस्कार, मैं दतेश भावसार, आवाज़ जनता की में से।